प्रश्न है जो कि यहाँ से क्वेश्चन हर साल। जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसका रिटन एग्जाम 14 मई 2023 को होगा। ये महा मैराथन क्लास 13 है। इसमें 500 चुनिंदा प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? पोटियर ने, अरस्तु ने, कार्ल मार्क्स ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अरस्तु, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी हत्याकांड से, जनसंख्या नीति से, चीनी घोटाला से और काकोरी कांड से। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जनसंख्या नीति से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 13 हथाली किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का, हरियाणा का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 13 हथाली किस राज्य का लोक नृत्य है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। 4 प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है और सीजियम है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर धातु है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कि 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सीजियम, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 5 प्रश्न है कि भारत में एग मार्क एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1925 में, 1930 में, 1921 में, 1937 में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1937, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि माइकल सुभाकर का संबंध किस देश से है? दक्षिण कोरिया से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से और श्रीलंका से। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? माइकल सुभाकर का संबंध किस देश से है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जर्मनी, बिल्कुल सही जवाब है। ये रेसिंग ड्राइवर थे माइकल सुभाकर। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोपेनहेगन, बेलारूस, नॉर्वे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कोपेनहेगन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 3 मार्च को, 21 जनवरी और 8 मार्च। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 8 सितंबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? चलैया आयोग की, शिवरामन आयोग की, सरकारिया आयोग की और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो चलैया आयोग की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 10 प्रश्न है कि डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? तो फिलाटेली कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 11 प्रश्न है कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? 1930 ईस्वी में, 1972 और 1772। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, उसी के समय में 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर पद बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव, विष्णु शर्मा, विष्णु प्रभाकर, आर के नारायण। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है कि गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड और जापान में। जल्दी से बताइए 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है? गोल्ड पर्वत किस देश में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रामवरण यादव, बिल्कुल सही जवाब है।
15वां प्रश्न है आपके सामने कि बक्सा बाग परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बक्सा बाग परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ है? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि पुस्तक द व्हाइट टाइगर को किसने लिखा था? अरविंद पानगड़िया ने, अरविंद घोष ने, अरविंद अडिगा ने और अरविंद घोषाल ने। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पुस्तक द व्हाइट टाइगर को किसने लिखा था? जल्दी से कमेंट कीजिए 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अरविंद अडिगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि बौद्ध स्थल तांबो मठ किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बौद्ध स्थल तांबो मठ किस राज्य में अवस्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? निशानेबाजी, तीरंदाजी, तैराकी और फुटबॉल। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तीरंदाजी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? समुद्रगुप्त ने, कनिष्क ने, हरिसेन ने और लक्ष्मण सेन ने। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हरिसेन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, बेंगलोर, जैसलमेर और उदयपुर। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 20वां प्रश्न का आंसर ए बता रहे हैं, देहरादून, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1921 में, 1930 में, 1984, 1991। 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1991 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? 1975 में, 89 में, 64 में और 72 में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1989 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है कि संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? 1911 में, 1921 में, 1924 में, 1927 में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1927 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हरिवंश राय बच्चन ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जगजीवन राम राय ने। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को, केरोसिन को, कपास को और जल विद्युत को। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जल विद्युत, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? टेनिस का, बैडमिंटन का, फुटबॉल का और तीरंदाजी का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ज्वाला गट्टा किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो यह बैडमिंटन का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? अमेरिका से, कनाडा से, जापान से और चीन से। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पीपुल डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, बैडमिंटन से, जिम्नास्टिक्स से और गोल्फ से। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जिम्नास्टिक्स, बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जब लिफ्ट की डोरी अगर रास्ते में ही टूट जाए तो उस व्यक्ति का आभासी भार में क्या परिवर्तन होगा? तो शून्य हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सीजियम है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं फ्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि केमिनो किस एशियाई देश के परिधान शैली है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, जापान की और रूस की। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? केमिनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जापान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? रक्षा से, गुणवत्ता से, पर्यावरण से और बाल विवाह से। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रक्षा से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन, मनोज सिन्हा, सुरेश प्रभु, लालू प्रसाद यादव। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं श्रीधरन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, भारत है, म्यांमार है और भूटान है। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर अवस्थित है? भुवनेश्वर में, देहरादून में, नागपुर में और जबलपुर में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर अवस्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भुवनेश्वर, उड़ीसा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि मोहनधारिया समिति किससे संबंधित है? रक्षा से, वाटरशेड विकास से, पर्यावरण से और प्रदूषण से। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वाटरशेड विकास, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? दांते है, अरस्तु है, कार्ल मार्क्स है और एडम स्मिथ है। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एडम स्मिथ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को, 3 दिसंबर को, 15 मार्च को और 15 फरवरी को। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 15 मार्च, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न देख लेते हैं। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि इरादा किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा से, रक्षा से, औद्योगिक विकास से, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इरादा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इरादा बीमा से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? सुषमा सेठ ने, गुरीला रोहनी ने, फातिमा सेठ ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 40वां प्रश्न का बी बता रहे हैं गुरला रोहनी, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस सेशन में हम 40 प्रश्न देखे। चलिए नेक्स्ट सेशन देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? 1648 में, 1658, 1668, 1678। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? औरंगजेब की कितनी पत्नियाँ थी? तो 3 पत्नियाँ थी। और ये अपना बीबी का मकबरा कहाँ पर बनाए थे? तो औरंगाबाद में बनाए थे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कब? 1678 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड नंबर प्रश्न आपके सामने कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में, आयन मंडल में और डी है ओजोन मंडल में। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बादल किस मंडल में अवतरित होता है? जितने वायुमंडल संबंधित घटनाएं होती है, जितने भी पर्यावरण संबंधित घटनाएं होती है, सभी के सभी क्षोभ मंडल में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संताप मंडल में
एरोप्लेन उड़ाया जाता है और संताप मंडल में ही ओजोन परत होता है। याद रखिएगा, आयन मंडल में रेडियो प्रसारण किया जाता है, वो सब आयन मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो ये देख चुके हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संताप मंडल। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूर्य के पास एक पराबैंगनी किरण होती है जिसका क्षति बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी प्रकार से अगर आ गया पृथ्वी पर, उसे त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो जो ओजोन परत होता है वो पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4वां प्रश्न आपके सामने। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने और लॉर्ड मैकाले ने। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को और रविन्द्रनाथ टैगोर को। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब है। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्थापना किए थे। उसका दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्हीं के शासनकाल में जब ये वायसराय थे तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1828 ईस्वी में। याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। उसका लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम ट्रेन चला था 1853 ईस्वी में, और ये राजहरप नीति अपनाए थे। जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उसको जीत कर अपने राज्य में मिला लेते थे, जिसका राजहरप नीति के नाम से जाना जाता है। 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952, 9 अगस्त 1950, 12 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1953। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय, यहाँ पर राष्ट्रीय दिया है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1919 में, 1959 में, 1969 में, 1979 में। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1969, बिल्कुल सही जवाब है। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1949 ईस्वी में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितना भी PDF डाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल में सभी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है?
12 जनवरी को, 18 फरवरी को, 12 मार्च को और 18 अप्रैल को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 18 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 11 होती है, 15 होती है और 18 होती है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 15 बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में, ग्वालियर में, भोपाल में और बेंगलोर में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में? अमेरिका में, चीन में, जापान में और भारत में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत, जो कि लेह में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी, मगधी थी और तमिल थी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संगम साहित्य की भाषा क्या थी? जल्दी से बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तमिल बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न आपके सामने किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो वहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ है, इसलिए पूरा श्वेत दिखाई देता है, इसलिए उस महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसका नाम है अंटार्कटिका। देखिए सबसे 12 महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद से ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुंबई में बना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में, नैनीताल में, कोलकाता में और मनाली में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। 22वां प्रश्न आपके सामने कि ब्रिटेन की लॉ महिला किसे कहा जाता है? मार्गरेट चैथर को, एलिजाबेथ प्रथम को, एलिजाबेथ द्वितीय को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्रिटेन की लॉ महिला किसे कहा जाता है? तो मार्गरेट चैथर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट थैचर, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? जिसको कानून दिवस भी बोला जाता है। 26 सितंबर को, 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर, 26 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर के दिन ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम प्रश्नली शिशु कौन है? चांदनी, खुशबू, इंदिरा और लूसी ब्राउन। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व की प्रथम प्रश्नली शिशु कौन सा है? तो लूसी ब्राउन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? लेनिन, निकोलाई बुल्गागिन, पुतिन और बी गोरबाचोव। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 7 वर्ष और डी है 9 वर्ष। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं 9 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रोसियस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न आपके सामने कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को और 20 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, हरिद्वार में, कुल्लू में और अहमदाबाद में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में, नैनीताल में, देहरादून में और भोपाल में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं देहरादून बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है, यूरेनियम है, क्रिप्टन है और इनमें से कोई नहीं। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं थोरियम बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में सबसे बड़े और घने वन किस देश में है? रूस में, कनाडा में, जर्मनी में और ब्राज़ील में। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़े और घने वन किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि बृहद बेसिन किस देश में अवस्थित है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में और चीन में। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बृहद बेसिन किस देश में अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए 35वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच, मेडागास्कर, केपटाउन और गारसपगो। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सैंडविच बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होता है? भारत में, चीन में, श्रीलंका में और नॉर्वे में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नॉर्वे में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो है, शंघाई है, मुंबई है, ओसाका है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंघाई, जो कि चीन में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है।
40वां प्रश्न आपके सामने कि जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ जहाज़ यानी पानी वाला जहाज़ के बारे में। फेदोमीटर, क्रोनोमीटर, नॉटिकल मील और रेनोमीटर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जहाज़ों में, पानी वाले जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रोनोमीटर का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, जल्दी से कमेंट कीजिए। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था कब, 1875 ईस्वी में। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज का किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। आर्य समाज को किसने भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वैलेंटाइन सिरोल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र और कुंदन वन। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। देखिए पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, 483 ईस्वी में। और पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 ईस्वी में। उस टाइम किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के। अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये हर्यक वंश के थे, याद रखिएगा। उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर, इस सभी एक एक प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर हुआ था पहला, तो राजगिरी में हुआ था। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, तो सेकेंड बौद्ध संगति कलाशों के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश के थे। 383 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व याद रखिएगा, सॉरी उस टाइम बताए थे 483 ईसा पूर्व, ये 383 ईसा पूर्व। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये वैशाली में होता। द्वितीय कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर कहाँ पर हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में। उस टाइम किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये सम्राट अशोक के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश के थे। कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 72 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के। कहाँ हुआ था, तो कुंडनवन के। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष, याद रखिएगा, अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष थे। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 16 महान जनपदों की सूची किस में सम्मिलित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 16 महाजनपदों की सूची किस में सम्मिलित है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन में ए बता रहे हैं अंगुत्तर निकाय, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। प्रतिभा पाटिल, अमृता कौर, अमृता पटेल और BS रामा देवी। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन था। योग दर्शन, कहानी घर घर की, हम लोग और प्रेम। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। माइकल चैथर, लॉर्ड पामस्टर्न, विंस्टन चर्चिल और बालकोल। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड पामस्टर्न, बिल्कुल सही जवाब है। और उस टाइम भारत के वायसराय कौन था, तो
लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, गैलीलियो ने और मैगलन ने। बताइए 8वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कोपरनिकस, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। 9वां प्रश्न है कि न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, यानी कौन सा राज्य है जिसमें नगर की संख्या बहुत ही कम है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात है? इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए कौन विख्यात है? तो फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक के ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था तथा ये सिंचाई पर कर लगाया था। याद रखिएगा। यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके सामने कि विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को, रशखान को, घनानंद को और फैजी को। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, काजी नजरुल इस्लाम, बिल्कुल सही जवाब है। और इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चरक को, चाणक्य को, अरस्तु को, प्लूटो को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, चाणक्य, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त वंश, बी है मौर्य वंश, सी है कुषाण वंश और डी है शुंग वंश। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कुषाण वंश, बिल्कुल सही जवाब है। चौदहवां प्रश्न है आपके सामने कि भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अजातशत्रु ने और पुलकेशिन द्वितीय ने। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वैन-सॉन्ग आया था भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान था, बहराम शाह था और बलवन था। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलवन। बलवन ने एक त्यौहार शुरू किया था जिसका नाम था नौरोज, जो कि फारसी का नए वर्ष के शुभ अवसर पर नौरोज त्यौहार मनाया जाता था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था और ये बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में सुल्तान को उपाधि प्राप्त किया था। रजिया सुल्तानी प्रथम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने कि विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जेम्बेंजी नदी, नील नदी, अमेजन नदी और बोल्गा नदी। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जेम्बेंजी नदी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? यानी काउंट किया जाए तो 1 अरबवें नंबर पर वह कौन सा शिशु का जन्म हुआ था, उसका नाम क्या था आपको बताना है। संज्ञोता, आस्था, चांदनी और संगीता। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, आस्था, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? निकोबार में, लक्षद्वीप में, दक्षिणी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी?
गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने और गुरु अंगद ने। बताइए यहाँ पर 19 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट जो आंसर है वो गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ये द्वितीय सिख धर्म के द्वितीय ये गुरु थे और ये गुरुमुखी लिपि का स्थापना किए थे। उसके बाद से यहाँ पर अर्जुन देव है, ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे अमृतसर में। और एक है गुरु रामदास जो कि अमृतसर शहर बसाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास होता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और संसद। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने केंद्रीय राज्य संघ किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। केंद्र और राज्य के यहाँ पर संबंध किस अनुसूची में वर्णन किया गया, तो 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 अनुसूची होती है जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यही संबंध केंद्र और राज्य के बीच में स्थापित करता है जो कि 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका व्याख्या अनुच्छेद 24 और 25 में किया गया है। तो यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 24 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न आपके सामने कि अमीर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हिंदी उर्दू, उर्दू फारसी, उर्दू अरबी और हिंदी फारसी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अमीर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था, तो ये हिंदी और फारसी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो के तूते हिंद के नाम से भी जाना जाता था। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के द्वारा एक नारा दिया गया था जिसका नाम था दिल्ली अभी दूर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था। 698 में, 702 में, 712 में और 718 में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था। तो ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पर था और ये अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया था, तो 712 ईस्वी में। और ये कहाँ आक्रमण किया था, तो सिंध पर। वहाँ का राजा कौन था, तो दाहिर था। इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से धन लूटपाट करके ले जाना। उसके बाद गजनवी आया था। गजनवी 17 बार आक्रमण किया था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। अपार धन यहाँ से लूट कर ले गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। आरती शाह, एन लम्सडेन, जुला गोस्वामी और कर्णम मलेश्वरी। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो एन लम्सडेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है। सलीम दुरानी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और रवि शास्त्री। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो ये सलीम दुरानी को प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि डेट हीट शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है कबड्डी और डी है घुड़दौड़। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, घुड़दौड़ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है। रवि यादव, दीपक चोपड़ा, लोकेश थानी और अरुंधति राय। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लोकेश थानी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि
कि मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को, पारसी पटेल को, रविंद्र जडेजा को और श्रीनाथ को। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीनाथ को। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो बंकर शब्द ये गोल्फ से संबंधित है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? पानीपत के प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई और हल्दीघाटी की लड़ाई। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि युद्ध क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, जो वीर गति का प्राप्त किया था और उसी को मारकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। तो यह पानीपत की प्रथम युद्ध। बाबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, वो जान लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। उसका 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा तथा बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में मैदेनी राय तथा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान से तथा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। तो ये बाबर के द्वारा कुछ युद्ध था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर तथा हेमू के बीच में, और हेमू लास्ट शासक था, याद रखिएगा। ये भारत में लास्ट शासक हिंदू था हेमू। उसके बाद पानीपत का तृतीय लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था हल्दीघाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो सर थॉमस रो था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न आपके सामने कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? कीर्तिवर्मन देव को, दंती दुर्ग को, धीराज को और राजपूत राजा धंग को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, राजपूत राजा धंग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न आपके सामने, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की थी? 1674 में, 1678 में, 1686 और 1688। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1686 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न आपके सामने, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहाँ के, औरंगजेब के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो ये दारा शिकोह के द्वारा किया गया था फारसी में अनुवाद। और दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो ये शाहजहाँ का था। किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न आपके सामने, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 7, 8 और 9। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जिम्नास्टिक जो खेल होता है उसमें प्रत्येक टोटल 8 प्लेयर होता है, लेकिन उसमें से 6 ही प्लेयर खेलते हैं और 2 अतिरिक्त रहता है। इसका एक पक्ष में कितना हो गया? तो 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न आपके सामने, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में, जोधपुर में, कानपुर में और नागपुर में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
नागपुर में, कानपुर में, जोधपुर में, कोटा में। बताइए 38वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नागपुर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक गाफूर, उसकी मदद से दक्षिण भारत पर ये कुछ हद तक विजय प्राप्त कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा राज्यों को ये जीत लिया था। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ था और ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे सबसे अधिक ये पढ़े लिखे और विद्वान थे। जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। खिलजी वंश की स्थापना कब किए? तो यह 1290 ईस्वी में। सिकंदर लोदी आगरा शहर को बसाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक, कपिल मुनि, गौतम मुनि और पतंजलि। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए 1 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चार्वाक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता, कुंभा, बिपाशा और गोमती। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिपाशा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अशोक, बिल्कुल सही जवाब है। सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और सम्राट अशोक के कितना शिलालेख था? तो टोटल 14 शिलालेख था। उसमें से जो 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। और सम्राट अशोक के समय में ही 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, राजा राम प्रथम और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विक्रमादित्य को एक और नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए विक्रमादित्य के एक और नाम से क्या जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। तो विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। और फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये विक्रमादित्य के शासनकाल में ही फयान भारत आया था। एक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो वेनसोंग। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हंटर आयोग को, कोठारी आयोग को, नई शिक्षा नीति को और वुड डिस्पैच। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वुड डिस्पैच, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो का लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1903 में, 1913 में, 1923 में, 1933 में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1913 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। इसका स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भकना थे। और किसके द्वारा ये किया गया? इसका संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1920 में।
बताइए 7वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ से रिटर्न कब हुए थे? तो 1915 ईस्वी में। और रिटर्न के 1 साल बाद 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। और ये साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यहीं से दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा, दांडी मार्च जो जिसके साथ ही सभ्य अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न आपके सामने कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ शुरू की थी? 72, 74, 76 और 78। बताइए 8वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 78 बिल्कुल सही जवाब है। कब शुरू की थी? तो 1930 ईस्वी में। नमक कर हटाने के संबंध में था। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न आपके सामने कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1756 में, 1786 में, 1816, 1836। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1756 में हुआ था। 1756 में शुरू हुआ था और 1763 में समाप्त हुआ था। ये किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये 7 वर्षों तक चला था युद्ध, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? पृथ्वी पर, शुक्र पर, शनि पर, अरुण पर। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? तो सबसे लंबा दिन और रात शुक्र ग्रह पर होता है। इसको चमकीला ग्रह और इसका भोर के तारा और शाम के तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के, अशोक के, जहांगीर के और शाहजहां के। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबर, बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। बाबर अपना आत्मकथा बाबरनामा लिखे थे, उसमें कृष्णदेव राय के व्याख्या भी किए थे, उसमें इनके बारे में बताए भी थे। कृष्णदेव राय के द्वारा कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये तुलुवा वंश के थे। याद रखिएगा, तुलुवा वंश के थे। और ये इनके दरबार में अष्टदिग्गज था। अष्टदिग्गज याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में था? तो ये कृष्णदेव राय के। एक होता है अष्टप्रधान, वो किसके दरबार में थे? तो वो मंत्री परिषद था किसका? तो शिवाजी का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पूरब की मोती किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, दमन-दीव को, अंडमान निकोबार को और श्रीलंका को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पूरब की मोती किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं श्रीलंका, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? जैसे कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब। मेडागास्कर द्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। एक पूछा जाता है कि सबसे गहरा मरियाना खाई जो है वो किस महासागर में है? तो वह प्रशांत महासागर में है। वो इतना ज़्यादा गहरा है कि उसमें माउंट एवरेस्ट जिसका ऊंचाई उतना ज़्यादा है फिर भी वो सीधे उसमें समा सकता है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया गया? 20 फरवरी 2005 से, 22 फरवरी 2005 से, 2 फरवरी 2006 से और 12 फरवरी 2006 से। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 2 फरवरी 2006, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपके सामने 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो बर्मी जो कल्चर है ये कृमि पालन से संबंधित है। कृमि पालन ये किसके लिए किया जाता है? तो बगीचे का जो उर्वरक होता है उसी को बनाने के लिए कृमि पालन किया जाता है। याद रखिएगा, बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो कृमि पालन से संबंधित है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके जितना भी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं सबका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं।
16वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण रूप से देश का पहला बैंक कौन सा था? SBI, IDBI, BOI और PNB। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पूर्ण रूप से देश का पहला बैंक कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, भोपाल में, शिमला में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1773 में, 1776 में, 1786, 1793। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1776 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? फ्रांस, भारत में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और जापान में। यहाँ पर एशिया का बात किया जा रहा है। अगर विश्व की बात की जाए तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। यहाँ पर एशिया की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। सबसे पहले सूरज का उदय जापान में ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? अरस्तु है, प्लूटो है, दांते है और मैकाले है। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे दांते बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका था? तो ये अरस्तु का था। नेक्स्ट सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1146 में, 1168 में, 1216 में और 1266। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये इंग्लैंड में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है बी, 1168 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खां, अली जिला, अमजद खान और खान अब्दुल गफ्फार खां। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने लियाकत अली खां बिल्कुल सही जवाब है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं औरंगजेब बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और शाहजहां एक मयूर सिंहासन बनाए थे, याद रखिएगा, मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि यात्री कर किसने बंद करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यात्री कर किसने बंद करवाया था? तो ये अकबर के द्वारा बंद करवाया था, बंद करवाया गया था। और एक जजिया कर लगता था, जजिया कर को किसने समाप्त किए थे? तो ये अकबर नहीं किए थे। कब किए थे? तो 1564 ईस्वी में। लेकिन पुनः इसे कौन चालू कर दिया? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भौरव, वासव, बाबा गोरखनाथ और नकुलिस। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वासव बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने कि अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं
जॉन एडम्स बिल्कुल सही जवाब है। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती भंडार नायके, शेख हसीना, मरिया इसाबेल पेरोन और श्रीमती बेनजीर भुट्टो। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा मरिया इसाबेल पेरोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थी तो श्रीमती भंडार नायके। ये किस देश के प्रधानमंत्री थी? तो ये श्रीलंका के, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले प्रथम देश कौन है? भारत, डेनमार्क, अमेरिका और जर्मनी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। अगर भारत के बात करें तो भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तो तिरंगा है, जिसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। इसका अनुपात क्या है? तो 3:2। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1948 में, 1958 में, 1968 में, 1978 में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1968 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सर्वप्रथम किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 31वां प्रश्न आपके सामने कि विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन है? ब्राज़ील है, फ्रांस है, जर्मनी और उरुग्वे है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो उरुग्वे है। और इसका उप विजेता कौन था? तो ये अर्जेंटीना था। जब ये फुटबॉल विश्व कप जीता था तो वो किस देश में खेला गया था? तो उरुग्वे। इसका मेजबान कौन था? तो ये उरुग्वे ही था। 32वां प्रश्न आपके सामने कि सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जर्मनी है, उरुग्वे है, ब्राज़ील है और फ्रांस है। अभी तक जितना बार विश्व कप फुटबॉल का हुआ है प्रतियोगिता, तो सभी विश्व कप में कौन भाग लिया है, कौन सा कंट्री है? तो ब्राज़ील है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को, सिंगापुर को, ऑस्ट्रेलिया को और श्रीलंका को। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? ऑस्ट्रेलिया के, रूस के, इंग्लैंड के और अमेरिका के। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जर्मनी का, इंग्लैंड का, स्पेन का, स्कॉटलैंड का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा था? प्रसा था, नॉर्वे था, स्वीडन था, फ्रांस था। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्रसा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने और लॉर्ड कर्जन ने। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में नियमित जनगणना किसने करवाए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहले जनगणना, सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। उस टाइम भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मियो था। उनका हत्या कब हुआ था? तो पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर चार्ल्स आयर को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड क्लाइव को और वारेन हेस्टिंग्स को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सर चार्ल्स आयर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कौन थे? तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, हम पहले क्या बोले थे? तो बंगाल के केवल गवर्नर। और दूसरा यहाँ पर बताए वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद एक है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से पहले हम विलियम बेटिंग के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग ये भारत के प्रथम गवर्नर थे। उधर बंगाल चल रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर बोला जाए कि भारत के प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये सब याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज न होइएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1928 में, 1936 में, 1940 में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? तो पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? तो 1930 ईस्वी में, उरुग्वे में। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि हिमालय मुख्य रूप से कितनी समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? यहाँ पर पूछा गया मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है लघु हिमालय, जिसको हम शिवालिक बोलते हैं। और चौथा बताएं जो मुख्य रूप से नहीं, उसके अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य रूप से 3 होता है और चौथा बोलता है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के उस पार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दे। जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।